मैं हूं अंकित अवस्थी। लगातार पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल सब तरफ से भारत के अंदर इन्फिल्ट्रेशन की तैयारी चल रही है। सबसे पहले इस खबर पर नजर डालिए। अब से 12 घंटे पहले की एक खबर है कि पाकिस्तान से कुछ सस्पेक्टेड ड्रोन्स उड़ते हुए जम्मू कश्मीर की जो सीमा है पाकिस्तान से लगती हुई एलओसी, वहां पर उड़ते हुए देखे गए। साथियों, ये ड्रोन्स की कुछ तस्वीरें हैं, न्यूज की ये कटिंग्स हैं। यहां पर आपको बकायदा दिखाई दे जाएगा किस तरह से ड्रोन्स उड़ते हुए सीमा क्षेत्र के अंदर आते हुए दिखाई दिए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान से उड़कर आए हुए जो ड्रोन्स हैं वो सांभा, राजौरी, पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखे गए। ड्रोन्स का आना युद्ध में आपने जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा था तब बड़ी मात्रा में तुर्की के बने हुए ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से भारत में आए थे। पाकिस्तान के ड्रोन भी भारत आए थे और उन्होंने युद्ध में बड़ी भूमिका निभाई थी, क्योंकि अब युद्ध फ्रंट लाइन पर ना होकर के ड्रोन्स के थ्रू, मिसाइलों के थ्रू हो रहे हैं। एक अपडेट जब यह निकल कर आता है उसके पीछे पीछे एक दिन पुरानी खबर आती है। उस खबर को केवल इसके साथ जोड़कर जाइएगा। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का चीफ, जैश ए मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर, उसका एक बयान आता है। उसका एक ऑडियो क्लिप इस समय वायरल है और उस वायरल क्लिप को अखबारों में सुर्खियां माना गया है। वायरल क्लिप में वो कह रहा है कि मेरे पास एक या दो नहीं, हजारों की संख्या में आत्मघाती हमलावर तैयार हैं। यह वायरल क्लिप भी मैं आपके सामने साझा करूंगा। यह बात तब है जब ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने आतंकी ठिकानों को तबाह करते हुए इसके ठिकानों पर भी वार किया था। इसके कई परिवारजन उसमें मारे गए थे। उसके बाद से इसका ऑडियो वायरल आता है जिसमें यह कहता है कि हजारों लोग मरने के लिए अब तैयार बैठे हैं। इसका मतलब इसने ऑपरेशन सिंदूर से अब तक अपने गुस्से में, अपने बदले की आग में इसने आतंकियों को भारत में हमला करने के लिए लॉन्च पैड पर तैयार किया है। अगर तथ्यों को जोड़कर देखा जाए, चाहे पहले एक ड्रोन का उड़कर भारत की सीमा में आना, एक नहीं कई ड्रोन भारतीय सीमा में आए जिन्हें भारत ने गोली मार के गिराया, कुछ तो लौट कर वापस भाग गए। ड्रोन्स का आना और उसके पीछे आतंकियों का लॉन्च पैड पर तैयार होना, ये दो चीजें एक साथ ऑब्जर्व करिए और आगे चलिए। पाकिस्तान इस समय अमेरिका की शह से बंधा हुआ है, अर्थात उसे यह पता है कि अमेरिका भारत से खुन्नस खाया बैठा है कि इसने ऑपरेशन सिंदूर का हमें क्रेडिट नहीं दिया। अमेरिका बार बार चिल्ला रहा है कि मैंने युद्ध 8 बार रुकवा दिया, लेकिन भारत कोई क्रेडिट नहीं दे रहा है। इस क्रेडिट के अभाव में अगर पाकिस्तान अमेरिका को बड़ा दिखाने के लिए कोई युद्ध शुरू कर देता है और उस समय फिर से ट्रंप बीच में आकर ऑफिशियली कहते हैं कि भारत वालों बताओ, चाहो तो मैं रुकवा सकता हूं, यह वो स्थिति होगी कि दुनिया को अपने हाथ में एकदम बॉल की तरह घुमाता हुआ ट्रंप दिखाई पड़ेगा। साथियों, ये ड्रोन्स की कुछ तस्वीरें हैं, न्यूज की ये कटिंग्स हैं। यहां पर आपको बकायदा दिखाई दे जाएगा किस तरह से ड्रोन्स उड़ते हुए सीमा क्षेत्र के अंदर आते हुए दिखाई दिए। यहां पर ये कहां पर दिखाई दिए? जम्मू के अंदर जो पुंछ, राजौरी और ये जो सांबा करके क्षेत्र है, यहां पर राजौरी, नौशेरा, इन क्षेत्रों के अंदर ये ड्रोन्स उड़ते हुए दिखाई दिए। इनके ऊपर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, मीडियम और लाइट गन से इस पे फायरिंग हुई। लोकल्स ने भी इस बात को अपने इंटरव्यू में कहा है कि इन्हें इस तरह से आते हुए ड्रोन्स देखे थे और इन्होंने अपने आप को बंकरों में छुपा लिया था कि अगर कोई घटना घटित होती है तो हम बंकर में चले जाएंगे। ठीक है साहब। पाकिस्तान के साथ अमेरिका का एक और नाता है, वो भी आपको फिलहाल जानना होगा, क्योंकि पाकिस्तान ट्रंप के इस मनोदशा का लाभ उठाना चाहता है। किस मनोदशा का? पाकिस्तान ने भारत से कभी कोई युद्ध नहीं जीता, लेकिन पहली बार उसे नैरेटिव वॉर में एक जीत मिलती दिख रही है। उसे लग रहा है कि अमेरिका मेरे साथ खड़ा है तो अब तो सच भी झूठ ही है। भारत अगर जीत भी गया तो कोई नहीं मानेगा, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा है और ट्रंप बार बार अमेरिका पाकिस्तान की तारीफ कर दे रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान को एक अपॉर्चुनिटी दिखती है, अपॉर्चुनिटी अपने साथ हुए हर उस बेइज्जती का बदला लेने की जो उसने इतने सालों से सही है। कौन सी बेइज्जती? वैसे तो पाकिस्तान ने कई युद्ध भारत से हारे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा युद्ध था वो 1971 का था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, बांग्लादेश नाम से एक देश बना दिया था। आज तक उस ह्यूमिलिएशन के चलते ही पाकिस्तान पंजाब में खालिस्तान की मांग करता है, जम्मू कश्मीर को सेपरेट कराने की मांग करता है, फिर चाहे हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर आतंक फैलाने की बात करता हो। ये सारे काम पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित इसी तरीके से किए जाते रहे हैं।
उसी ह्यूमिलिएशन में उसे लंबे समय बाद यह उम्मीद जगी है कि रशिया अब कमजोर पड़ रहा है। पहले भारत के साथ 1971 के युद्ध में जब अमेरिका भारत पर हमला के लिए चल पड़ा था, उस समय रूसी जहाज भारत के पक्ष में आकर खड़े हो गए थे, जिसके चलते अमेरिका भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ नहीं दे पाया था। इस बार रूस वेनेजुएला के साथ डिफेंस पैक्ट होने के बावजूद भी उसके साथ आकर खड़ा नहीं हुआ। इससे पाकिस्तानियों के हौसले बुलंद हैं और इन्हीं हौसलों के चलते वो अपने साथ हुई इस पूरी इंसल्ट का बदला लेना चाह रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि भारत और रूस अब कामयाब मित्र नहीं रहेंगे। रूस अपनी लड़ाई में ही इतना उलझा हुआ है कि वो बहुत से लोगों को नहीं बचा पाया, चाहे वो आर्मेनिया हो, फिर चाहे वो आपका सीरिया हो जहां बशर अल असद की सरकार हो, फिर चाहे मादुरो हो जहां वेनेजुएला में चाहे मादुरो की सरकार हो। हर बार पुतिन बार बार फेल मारते चले गए। ऐसे में भारत को जियोपॉलिटिक्स में जो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट हमेशा रशिया से मिला, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होता दिख रहा है। इसी को अब पाकिस्तान डिकोड करके अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी में बदल रहा है। इसीलिए मैं आपसे जब बोल रहा हूं कि बॉर्डर पर ड्रोन का उड़ता देखा जाना, आतंकियों के द्वारा भारत में आतंकी हमलों की धमकी देना, पाकिस्तान के द्वारा बांग्लादेश में कट्टरपंथ को बढ़ावा देना, नेपाल के बॉर्डर पर मदरसों का एक बार में बड़ी संख्या में खुल जाना, ये सब इंडिकेट करता है कि पाकिस्तान इस समय ट्रंप की शह से अपने आप को बड़ा कंफर्टेबल पा रहा है। क्या होगा भारत का, यह आने वाला समय बताएगा, क्योंकि भारत की असली लड़ाई फिलहाल ट्रंप के ईगो से लड़ी हुई है। खैर, भारत के साथ ट्रंप को असल ईगो दुनिया में एक्सेप्टेंस का था, जो एक्सेप्टेंस कभी बराक ओबामा को नोबेल पीस पुरस्कार में मिला, ट्रंप को नहीं मिला। अगर भारत साथ होता तो शायद इन्हें मिल जाता, लेकिन भारत केवल ट्रंप के भरोसे नहीं है। भारत अपनी तैयारियों में उतना ही चाक चौबंद है। ड्रोन आते ही चाहे उसे मार गिराना और भगाना हो, या फिर बॉर्डर एरियाज में बंकर बनाकर लोगों को हमले के लिए तैयार करना हो। अभी ताजा 5-10 दिन पहले की खबर है, भारत के द्वारा बॉर्डर एरियाज में लोगों को गन चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ड्रोन हमलों से निपटने की सेना ट्रेनिंग कर रही है। मतलब भारत की तरफ से युद्ध की तैयारी लगातार चल रही है। हम किसी भी तरह से पीछे हटकर नहीं बैठे हैं कि उनके हमले का हम इंतजार करेंगे, उनकी एक गलती पर हम कहर बरपा देंगे। यह भारत की स्ट्रेटजी है और हम इसी को अपनाएंगे। लेकिन समझना होगा कि हर एक पहलू कितना तेजी से, कितना गहराई तक लोगों में असर डाल रहा है। उम्मीद है कि आप इस बात की विषय वस्तु को समझ पाए हो। अगर आप इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं तो अपना विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। भारत अपने स्तर पर अपने कूटनीतिक प्रयास जारी रख रहा है। हाल ही में जर्मनी के जो चांसलर हैं वो भारत की यात्रा पर हैं। गुजरात में उनका भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री उनको लेकर के आज पतंग उड़वा रहे हैं, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की पतंग भी उड़ाई जा रही है। इंडियन नेवी ने बांग्लादेश को काउंटर करने के लिए हल्दिया के अंदर अपनी प्रेजेंस बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। हल्दिया से यहां का नेतृत्व करना काफी आसान होगा। हम लगातार अपने अलग अलग मोर्चों पर काम कर रहे हैं, लेकिन देश बड़ा है, दुश्मन बहुत सारे हैं, देश के लोगों की उम्मीदें बहुत सारी हैं। उन सबको फुलफिल करने की जिम्मेदारी भी सरकार पर होती है। ऐसे हम समस्त भारतीय अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। राष्ट्र निर्माण के लिए सभी को सेना में भर्ती होना या सभी को सरकारी नौकर होना जरूरी नहीं होता। आप अपने स्तर पर जो भी काम कर रहे हैं देश को अपलिफ्ट करने में, फिर चाहे वो चीनी लोगों की तरह दिन रात मेहनत करके उसे मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना हो या अमेरिकियों की तरह टेक्नोलॉजी का हब बनाना हो, ये हम सब भारतीयों के हाथ में। पाकिस्तान की एक और हिमाकत देखिए। पाकिस्तान ने हाल ही में अपने जो इनके स्पोक पर्सन है सेना के, जो ऑपरेशन सिंदूर के समय भी आप में से काफी सारे लोगों ने देखा होगा, ये अपने यहां पर सैनिकों को संबोधित कर रहे थे। संबोधित करते हुए भारत पाकिस्तान के बीच के जो संबंध हैं उन पर तो टिप्पणी कर ही रहे थे। भारत और अफगानिस्तान जो संयुक्त रूप से पाकिस्तान के खिलाफ विचार कर रहे हैं उस पर भी बयान दे रहे थे और कहते हैं कि हमें अब हार्ड पावर बनना होगा। हार्ड पावर का मतलब पाकिस्तान अब पल युद्ध के दम पर भारत को मजा चखाएगा, अफगानिस्तान को मजा चखाएगा। और ऐसा करने में मजा ना आ जाए तो कहना, मतलब आप आओ हमें कहीं से मारने, और अगर ऐसा करने में हम आपको टक्कर ना दें, आपको नुकसान ना पहुंचाएं तो हमें कहना। ये इनका जो अति आत्मविश्वास पाकिस्तानियों का फूट रहा है, इसके पीछे एक मात्र कारण है, भारत ट्रंप के काल में जियोपॉलिटिक्स में विशेष रूप से जो भारत का
कालखंड ट्रंप से पहले था, यानी बाइडेन के कालखंड में था, जिसमें भारत की विदेश नीति पूरी दुनिया में सराही जा रही थी। उस समय जब भारत ने रशिया यूक्रेन युद्ध के बावजूद अमेरिका को मैनेज करते हुए रूस से तेल खरीदना जारी रखा था, तब भारत की विदेश नीति की दुनिया भर में प्रशंसा हुई थी, यह कहते हुए कि भारत दोनों को साधने में कामयाब हो गया। लेकिन ट्रंप को साध कर बैठा पाकिस्तान आज भारत के साथ जो दुश्मनी निभा रहा है, या जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की इमेज को बट्टा लगा रहा है, उससे कहीं ना कहीं भारत की विदेश नीति में एक पॉज देखा जा रहा है। कुछ ऐसा आक्रामक चीज नहीं देखी जा रही है कि भारत ने ऐसा कहा और उस पर तुरंत इस तरह से इन्होंने एक्शन ले लिया हो, वो चीज मिसिंग है। भारत वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाकर 140 करोड़ देशवासियों को संगठित करके चलने में सरकार फिलहाल काम कर रही है। इनका यह बयान आना और आतंकी के द्वारा इस तरह की बातें बोला जाना, लश्कर ये जैश ए मोहम्मद का जो आतंकी संगठन है, इसके द्वारा यह बोला जाना कि ऑपरेशन सिंदूर में जो इसका परिवार गया था कि हम बदला लेने के लिए पूरी तैयार बैठे हैं। यह इसका ऑडियो क्लिप है जिसमें यह फिदाइन हमले के लिए लोगों को बता रहा है कि हम कितने तैयार हैं। अच्छा साहब, एक और चीज है जो मैं आपको कह रहा हूं और इसके पीछे फिर हम विश्लेषण करेंगे कि कौन से कारण है जिसकी वजह से यह होता दिख रहा है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को भी अपने साथ तैयार किया है। हाल ही में जिस तरह से मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान प्रेमी हो रखे हैं, डिफेंस पैक्ट के तहत पाकिस्तान उन्हें JF-17 फाइटर जेट ऑफर कर रहा है। आप इधर देखिए कि पाकिस्तान बांग्लादेश को भी एक मोर्चे के रूप में बनाकर खड़ा कर रहा है कि कल को अगर पाकिस्तान के साथ भारत वॉर कर रहा हो तो बांग्लादेश से भी रिटेलिएशन हमें मिले, बांग्लादेश के भी बैठे हुए कट्टरपंथी भारत के खिलाफ बांग्लादेश की भूमि को यूज करें। यह खबर बनती है, 3 दिन पहले की खबर है कि यह डिफेंस पैक्ट पर नजर गड़ाए हुए हैं। इसी तरह से पाकिस्तान का एक और आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा, उसकी तरफ से बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में सुधरते संबंधों पर कहा गया है कि यह जो हो रहा है यह सबसे बेहतरीन कार्य है। इसी तरह से हाल ही में एक अखबार दैनिक भास्कर की रिसर्च में यह निकल कर आता है कि नेपाल से भी भारत के जो सीमावर्ती जिले सटे हुए हैं, उनके बॉर्डर एरियो में सैकड़ों मदरसे पाकिस्तान की फंडिंग से बनाए जा रहे हैं। जनरली इन आतंकियों के ऑपरेशंस में यह देखा गया है, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, ये पाकिस्तान में मदरसों में फिदाइन हमले के लिए आत्मघाती हमलावरों को, आतंकियों को तैयार करते हैं। यही हुआ था जब ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान में इनके ठिकानों को हमला बनाया तो पाकिस्तानियों ने इसे मदरसे पे हुआ हमला कहा था, जहां से वो आतंकियों को तैयार कर रहा था। यही तैयारी नेपाल से सटे हुए जो भारत के बॉर्डर हैं वहां पर हो रही है। यूपी बॉर्डर से 7 किलोमीटर में 250 से ज्यादा मदरसे तैयार करा दिए गए हैं। लगातार पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, सब तरफ से भारत के अंदर इन्फिल्ट्रेशन की तैयारी चल रही है। भारत के साथ पाकिस्तान ये जो खेला खेल रहा है, इसके पीछे की क्या कहानी है, अब उस पर चलते हैं। सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर पर लौटते हैं। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने बहुत बढ़िया तरीके से जो करना था वो किया और बहुत अल्टीमेट तरीके से दुनिया को अवेयर किया, अपडेट किया। लेकिन पाकिस्तान ने इस बीच में भारत से युद्ध करने से बेहतर समझा नैरेटिव वॉर में, युद्ध में पैसा लगाना। वो युद्ध में तो पटकनी खा ही रहा था, ऑपरेशन सिंदूर में तो मार खा ही रहा था, उसके डिफेंस सिस्टम सब कॉम्प्रोमाइज हो गए थे। भारत इतना दूर तक घुस करके गोले मार रहा था, नूर खान बेस तक को हमने मारा, जिसको पाकिस्तान ने खुद एक्सेप्ट किया। लेकिन उसके बावजूद इसने जो तैयारी की वो फेक न्यूज फैलाने की थी। परिणाम क्या निकला? परिणाम यह निकला कि पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर के JF-17 फाइटर जेट बनाता है। उस फाइटर जेट को इन्होंने बेचने का टेंडर प्राप्त कर लिया। फर्जी नैरेटिव केवल और केवल सोशल मीडिया पर जीतने का ही नहीं था, इन्होंने उस फर्जी नैरेटिव को दुनिया में बेचा। परिणाम क्या निकला? आज पाकिस्तान लीबिया से $4 बिलियन की डिफेंस डील कर आता है, बांग्लादेश से JF-17 की बात कर रहा है, पाकिस्तान को $1.5 बिलियन की डील मिल रही है सूडान से। ऐसी खबरें मिलकर आती हैं। पाकिस्तान इसे दिखाता है कि देखो हमने अपने फाइटर जेट से भारत को बहुत नुकसान पहुंचाया, आप हमसे फाइटर जेट खरीद सकते हो। इसके फर्जी नैरेटिव को भी हम अभी डिकोड करेंगे, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान ने इससे क्या बना लिया उस पर चर्चा करते हैं। इसी बीच में पाकिस्तान और सऊदी के बीच में एक डिफेंस पैक्ट होता है, जिस पैक्ट में सऊदी यह कहता है कि अगर
आप पर कल को कोई हमला होगा तो हम आपके साथ होंगे, और हम पर कोई हमला होगा तो आप हमारे साथ होना। पाकिस्तानियों को इतनी इज्जत परमाणु बम के कारण मिली, क्योंकि अमेरिका जिन देशों पर हमला कर रहा है उनमें से किसी देश के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। इसीलिए इन सभी मुस्लिम वर्ल्ड के देशों को समझ में आने लगा, चाहे लीबिया हो चाहे सूडान हो, कि पाकिस्तान से डील करना, चाहे बांग्लादेश हो, वो उन्हें एक सुरक्षा देगा न्यूक्लियर बॉम्ब की। अक्सर अमेरिकी राष्ट्रपति ये मानते आए हैं कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब का होना सबसे ज्यादा गंभीर विषय है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान अपनी इसी चीज को जियोपॉलिटिक्स में बेचने में कामयाब रहा, सऊदी से डिफेंस पैक्ट कराने में कामयाब रहा। वो बात दूसरी है कि सऊदी उसके साथ खड़ा ना रहा हो, लेकिन फिर भी उसकी इंटरनेशनल प्रेस्टीज में यह बात ऐड हुई। और ऐड तो एक बात और हुई जब तुर्की ने भी पाकिस्तान से डिमांड की कि जो सऊदी से आपने डील किया है, जिसमें आप न्यूक्लियर बॉम्ब तक यूज कर लेंगे अगर आप पर कुछ हुआ, तो वो पैक्ट हमारे साथ भी कर लीजिए। इसके पीछे का कारण मैंने आपको पहले भी बताया था। इजराइल ने अब तक 7 मोर्चों पर लड़ाई लड़ी है। 8वें मोर्चे पर उसने हाल ही में साइप्रस और ग्रीस को साथ लेकर तुर्की को अपना दुश्मन करार दिया है। इजराइल भविष्य में हो सकता है कि हमले तुर्की में अंदर बैठे हमास के लीडर्स को टारगेट करने के लिए करे, और तुर्की की सरकार को टारगेट करे कि तुम लोग इस तरह से जो हमारे खिलाफ नैरेटिव चला रहे हो वो ठीक नहीं है। इसी तरह पाकिस्तान को तुर्की से भी यही ऑफर चला आता है। ये सब चीजें पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक फर्जी नैरेटिव से मिली। आप में से कुछ लोग इस बारे में जानकर आश्चर्य करेंगे कि जो पाकिस्तान पहले कर्ज तले दबा था, वो अब कहता हुआ दिख रहा है कि हमारी डिफेंस डील्स के बाद हमें लगता नहीं है कि हमें आईएमएफ के लोन्स की जरूरत पड़े, हम इतना तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, इतना तेजी से आगे बढ़ने में पाकिस्तान ने खेला क्या किया? खेला किया आसिम मुनीर के नेतृत्व में ट्रंप को खरीदने का। इसके बारे में कैसे बात बाहर निकल के आई? हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से, वो अमेरिका की तरफ से एक रिपोर्ट बाहर आती है, और उस रिपोर्ट में बताया जाता है कि मई 7 से मई 10 के बीच में पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स ने अमेरिका के अंदर एक लॉबिंग फर्म को हायर किया, और लगभग 60 बार पाकिस्तान ने अमेरिका से कनेक्ट करने का प्रयास किया। हेडलाइन बनती है, समहाउ स्टॉप इंडिया, किसी भी तरीके से भारत को रोकिए। ऐसा पाकिस्तान ने अमेरिका में हर करोड़ों रुपए खर्च करके अमेरिका को अपने साथ जोड़ने के लिए प्रयास किया। यहां पर अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का यह डॉक्यूमेंट बाहर आता है, जिसमें पता चलता है कि पाकिस्तान ने $5 मिलियन, यानी कि $50 लाख, $1 अगर 90 रुपए के हिसाब से है तो लगभग 45 करोड़ रुपए इस बात पर खर्च किए कि पाकिस्तान अमेरिका केवल बात कर ले। 3 दिन के अंदर यूएस को अपना युद्ध रुकवाने के लिए इन्होंने कॉल करवाया। पाकिस्तान ने 60 बार आवेदन किया 72 घंटों में। एज इंडियन फोर्सेस केप्ट अटैकिंग हाई वैल्यू मिलिट्री टारगेट इनसाइड पाकिस्तान। ये सारा डेटा निकलकर अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से आता है, जिसमें ये डिटेल्स होती है कि पाकिस्तान ने कब कब अमेरिका में कॉल किया, 7 मई से 10 मई के बीच। इससे ज्यादा और कोई भी बात निकलकर नहीं आ सकती कि पाकिस्तान कैसे अमेरिका को साधने में उस समय लगा हुआ था। साधने में ट्रंप को इन्होंने रिश्वत दी अपने यहां के माइंस और मिनरल्स की, जिसे देखते हुए आसिम मुनीर बेचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि साहब बलूचिस्तान से आकर के आप हमारे रेयर मिनरल्स ले जाओ पर हमें बचा लो। भारत से बचने के लिए पाकिस्तान ने एक फर्जी लॉबिंग की, नैरेटिव चलाया, ट्रंप को साथ लिया। और ट्रंप जो कि पूरी तरह से जब लॉबिंग के माध्यम से, अमेरिका में सिस्टम क्या है लॉबिंग का मैं आपको बताता हूं। जैसे भारत के अंदर आप लोगों ने कभी भी राजनीतिक गलियारों में लाइजनर शब्द सुना होगा कि नेताजी के लाइजनर हैं, ये नेताजी तक पहुंचना हो इनको 2 दलाल हैं, इनको पैसा दो काम करा लाएंगे। हमारे देश में जो दलालों की छवि है अमेरिका में वो लीगल है। लीगल से मतलब वहां लाइजनर शब्द को बड़ा शब्द माना जाता है, लॉबिंग वहां पर बड़ा पेशा माना जाता है। और जो नेता चुनाव लड़के आते हैं, चूंकि राष्ट्रपति एक ही बनता है, मंत्रियों की कोई खास वैल्यू होती नहीं है। इंडिया में तो मंत्रालय बहुत सारे हैं, छोटे मोटे मंत्री भी कई बनते हैं, सांसद के पास भी कुछ काम कराने की क्षमता होती है। अमेरिका लगभग राष्ट्रपति पर आधारित होता है। 4 साल तक राष्ट्रपति अपनी पावर एंजॉय करता है, तो राष्ट्रपति
अपने चुनाव में जितने भी उसके समर्थक रहे होते हैं, किसी ने फंडिंग दी होती है, किसी ने कुछ तरह से पार्टी को सपोर्ट किया होता है, उन सबको खुश करने के लिए उन्हें लॉबिंग बना के चला रहा होता है। उनसे कहता है तुम्हारा कोई काम हो तो ले आना, काम करा लेंगे। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जैसे एलॉन मस्क एक बड़ा लॉबिस्ट था, उसने $800 मिलियन खर्च किए। तेल कंपनियां उससे बड़ी लॉबिस्ट थी जिन्होंने वेनेजुएला पर ट्रंप से हमला करा लिया। तो अमेरिका में जो चुनाव होते हैं उस समय पर जो लोग जिस तरह की मदद करते हैं वह सूद समेत उस पैसे को वापस लेते हैं। क्योंकि ट्रंप जैसा आदमी किसी भी देश पर कोई भी एक्शन लेता हुआ दिखता है, तो ऐसे में इस आदमी को पाकिस्तान ने ऑफर के साथ अपनी बात पहुंचाई। ट्रंप इस बात को मान गए और मान करके वो पूरी तरह जो खुन्नस वो युद्ध रुकवाने के नाम पर भारत से क्रेडिट के लिए पाल रहे थे, फिर वो दुनिया भर में शांति पुरस्कार के पीछे पड़ गए। जो उसके बाद की सारी कहानी आप जानते हैं। बाकी आप लोग जैसा इस विषय पर राय रखते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।